प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका ब्रेन अनबॉक्स एकेडमी से। और आज हम पढ़ने वाले हैं बड़े भाई साहब हिंदी कोर्स ब का अध्याय। और आज मैं आपको उसकी समरी करा रही हूँ अर्थात सार करा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। इस कहानी में लेखक और उसका बड़ा भाई है। जो यहाँ लेखक है वो प्रेमचंद जी हैं। और जो उनका बड़ा भाई है वह उनका बड़ा भाई की कहानी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा भाई उम्र में लेखक से कुछ ही साल बड़ा है। यहाँ पर इसमें बड़ा भाई साहब 5 साल बड़े हैं और लेखक उनसे 5 साल छोटा है, लेकिन कक्षा में उनमें सिर्फ 3 साल का ही अंतर है, क्योंकि बड़े भाई साहब एक ही कक्षा पर बहुत बहुत समय व्यतीत करते हैं, इसलिए उनमें सिर्फ 3 साल का ही उम्र बचा है। बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं और छोटे भाई 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। बड़े भाई साहब उन छोटे भाई से कई गुना ज्यादा अनुशासन और मेहनत करते हैं। लेखक हमेशा छोटा भाई होने का फायदा उठाता है, खेल कूद और मस्ती में व्यस्त रहता है, जबकि बड़ा भाई किताबों में डूबा रहता है। यहाँ पर पता चल रहा है कि बड़े भाई साहब बहुत पढ़ते हैं, पर उसके बावजूद भी वे एक कक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, अर्थात पास नहीं हो पा रहे हैं, और उसी कक्षा में 2-3 साल तक बैठे रहते हैं। भाई साहब अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें हर विषय की गहरी समझ है और वे चाहते हैं कि लेखक भी उनके कदमों का अनुसरण करें। ले- इसमें जो बड़े भाई साहब हैं, वे जब भी पढ़ने बैठते हैं तो वे चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उन्हें याद नहीं कर पाते। इसमें बड़े भाई साहब कहना चाहते हैं कि हमारी याद करने की पद्धति या पढ़ाई की पद्धति अच्छी नहीं है। इनमें चीजों को याद करवाया जाता है, जबरदस्ती जबरदस्ती याद करवाया जाता है, और उन पर उनको समझाने की बजाय उस पर उसको एक ही टॉपिक को या एक ही समय के चैप्टर को, समय के ऐसे को बार बार लंबा लंबा लिखने को कहते हैं, जिससे समय का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग ही होगा। तो उन्हें पढ़ाई की यह पद्धति बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन लेखक को पढ़ाई में छोटा भाई जो लेखक है, उनको पढ़ाई में दिलचस्पी कम है, और उनको जैसे ही मौका मिलता है वे मैदान में दौड़ लगाते हैं या दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं। पढ़ाई में लगने वाला 1 घंटा भी जैसे उन्हें एक कठिन चढ़ाई जैसा लगता है, अर्थात उनसे 1 घंटा भी बैठकर नहीं पढ़ा जाता, उन्हें वह बहुत मुश्किल लगता है। पढ़ना तो घंटों तो वो भाई साहब की तरह बैठकर पढ़ ही नहीं सकते। भाई साहब कभी कभी लेखक को डांटते हैं, कभी समझाते हैं। वे उसको इसलिए समझाते हैं कि वह अपना सारा व्यर्थ करता रहता है समय खेलने में। वह अव्वल है, वह बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी वो अपना समय पढ़ाई पर ना लगाकर इधर उधर पतंगबाजी में व्यतीत करता है, इसीलिए वे उसे डांटते हैं। लेकिन उनका डर केवल कुछ घंटों तक ही असर करता है। कभी तो छोटा भाई सोचता है कि अब मैं कल से फिर से टाइम टेबल बनाकर पढ़ूंगा, सुबह उठकर ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, कभी भूगोल पढ़ूंगा, इतिहास पढ़ूंगा, पर ये सिर्फ योजना तक ही रह जाता था। और अब पर वह आगे नहीं पढ़ पाता, अर्थात वो उसको योजना को सफल नहीं कर पाता, वह सिर्फ योजना ही बना पाता है। अब सालाना परीक्षा आ गई है। इस बार बड़ा भाई फेल हो गया और लेखक पास हो गया, यहाँ तक कि लेखक अपनी कक्षा में प्रथम ही आ गया। लेखक को इस पर थोड़ा घमंड हुआ, आत्मसम्मान महसूस हुआ। भाई साहब ने उसे समझाया कि असली मेहनत सिर्फ अव्वल आने में या कक्षा में प्रथम आने से नहीं होती। आपको अभी और मेहनत करनी होगी। जब हमारी जिंदगी की कठिनाइयां सामने आती हैं, वही असल परीक्षा होती है। सिर्फ किताबें रट लेना ही असली परीक्षा नहीं है। अब अगले साल फिर से परीक्षा आई और इस बार फिर से लेखक पास हो गए और बड़ा भाई फेल हो गया। अब बड़ा भाई रोने लगा। इसको देखकर छोटे भाई को कुछ अभिमान भी आ गया कि वह तो फिर से पास हो गया और छोटा भाई पास हो गया और बड़ा भाई फिर से फेल हो गया। अब बड़े भाई का स्वभाव कुछ नरम हो गया। लेखक की स्वतंत्रता भी अब बढ़ गई और अब वह किताबों को आधा अधूरा ही पढ़ता, और कितना इतना ही पढ़ता कि वह पास हो जाए, क्योंकि वह खुद को पर्याप्त समझने लगा, अर्थात उसे लगने लगा कि अगर वह कम भी पढ़ेगा तो भी उसे तो अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे। एक दिन शाम को लेखक पतंग पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, तभी उसका सामना बड़े भाई से हुआ। भाई साहब ने उसे फिर से डांट कर समझाया। पहले तो उसे लगा कि अब तो अगर
बड़े भाई साहब 2 बार फेल हो गए हैं तो अब वे मुझे नहीं डांटेंगे, वे मुझे नहीं समझाएंगे। लेकिन बड़े भाई साहब ने अपना फर्ज निभाते हुए उसे फिर से समझाया कि वह अपने पास होने पर घमंड ना करे और अपनी पढ़ाई में लापरवाही ना बरते, क्योंकि अब वो 8वीं कक्षा में हो गए थे, अर्थात वो बड़े भाई साहब से अब एक ही कक्षा कम में थे। उन्होंने बताया कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, बल्कि सही दिशा में मेहनत और अनुभव से आता है, और उन्होंने उसे अपने बाप माँ और पापा का उदाहरण देकर भी समझाया कि वे कितनी मेहनत कर कर उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए भेजा है। एक दिन शाम को लेखक अपने पतंग पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, तभी उसका सामना बड़े भाई से हुआ। भाई साहब ने उसे पकड़कर डांटा और समझाया कि यह घमंड और लापरवाही ठीक नहीं है। स्लाइड हम कर चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेखक उनके सामने झुका और नम आंखों से उसने स्वीकार किया कि बड़ा भाई सही कह रहे हैं। भाई साहब ने भी उसने गले लगाया कि वह पतंग खेलने से मना नहीं करते, लेकिन सही राह छोड़ने पर को उनका लेखक की सुरक्षा उनका कर्तव्य है। उनका कहना है कि वे यह नहीं करते कि तुम बिल्कुल खेलना बंद कर दो, लेकिन इतना अधिक समय खेलने में व्यर्थ ना करो, क्योंकि वह अब 8वीं कक्षा में हो गए हैं, और 8वीं कक्षा में तो पुराने समय में लोग कलेक्टर तक या बहुत बहुत बड़ी बड़ी पदवियों पर पहुंच जाते थे। तभी एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। बड़े भाई ने तुरंत ध्यान देकर उसे पकड़ लिया, क्योंकि बड़े भाई साहब लंबे थे और उन्होंने उस पतंग को खींच कर पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। इससे पता चलता है कि बड़े भाई साहब खुद को खेलने से रोकते थे, उन्हें भी खेलना पसंद था, लेकिन वे चाहते थे कि छोटा भाई भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलेगा, अर्थात उन्हीं को ही फॉलो करेगा। अगर वे ही बिगड़ जाएंगे तो वह आगे कैसे बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं आप यहीं पर ये कथा समाप्त होती है, ये पाठ समाप्त होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।